नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव, आपके साथ हाजिर हूं 4 बड़ी खबरों के साथ जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रहेंगी। उन्हीं खबरों पर हम आज चर्चा करेंगे। पहली खबर की बात करें तो पूर्व सीएम का पंजाब की सियासत में बड़ा धमाका हो सकता है। कैप्टन अमरिंदर नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। दूसरी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गोरखपुर में रैली करेंगी। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर इसकी शुरुआत होगी। वहीं तीसरी खबर की अगर बात करें तो बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस ने मास्टर प्लान बनाया है। बड़ी वैचारिक लड़ाई लड़ने का कांग्रेस ने फैसला किया है। चौथी और आखिरी खबर मध्य प्रदेश से। आज उपचुनाव का प्रचार थमेगा। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा पृथ्वीपुर में सभा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खंडवा में चुनावी प्रचार करेंगे। बढ़ेंगे अपनी पहली खबर के साथ। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज पंजाब की सियासत में बड़ा धमाका करने वाले हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि वह नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। अमरिंदर सिंह द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन बुलाने की घोषणा के बाद बुधवार को उनके द्वारा नई पार्टी की घोषणा करने संबंधी अटकलें तेज हो गई। अमरिंदर सिंह ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह जल्द ही अपनी नई पार्टी बनाएंगे और अगर 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों के हित में कोई समाधान निकलता है तो वो भाजपा के साथ 2022 के चुनाव में सीटों को लेकर समझौते को लेकर आशान्वित। ये घटनाक्रम पंजाब विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले सामने आया है। भाजपा से गठबंधन भी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर अखिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, अटकलें बहुत ज्यादा तेज इस वक्त। आज नई पार्टी का मतलब अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं अमरिंदर। ऐसे संकेत, जिस तरह से संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया है, उन्होंने एक जो माहौल बना हुआ है पंजाब में, किस तरह से और कितना नुकसान इसका कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस का नुकसान क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें कई मसलों पर वो बात करेंगे। 2-3 मसले ऐसे हैं जिसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह इधर काफी जो है सुर्खियों में रहे। एक तो मसला ये है कि नई पार्टी बनाने की बात वो पहले कह चुके थे। हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई पार्टी का ऐलान करें, लेकिन उसमें जो दूसरी बात थी ये कि उन्होंने ये कहा था कि नई पार्टी बनाकर हम बीजेपी के साथ गठबंधन करके पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। तो देखना ये होगा कि ये जो है ना गठबंधन, वो पहले पार्टी का ऐलान करते हैं और बीजेपी के साथ जो है उनका गठबंधन किस तरह का बनता है। इस गठबंधन को लेकर उन्होंने एक शर्त भी रखी थी कि अगर ये किसान आंदोलन को केंद्र सरकार खत्म कर देती है, इसके बाद ही वो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार उनके इस पूरे खेल पर जो है क्या कुछ करती है और नहीं करती है तो उनका अगला प्लान क्या होता है। दूसरी बात ये है कि वो जब मुख्यमंत्री रहे पंजाब के कांग्रेस के तरफ से, तो उनका जो है वो एक महिला जो है पाकिस्तान की जो है आरुषा आलम के साथ के कई तरह के मुद्दे चल रहे हैं कि उनकी तस्वीर साझा की जा रही है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस तस्वीर को लेकर, आरुषा आलम की तस्वीर को लेकर कई और कांग्रेस नेताओं, यहाँ तक कि सोनिया गांधी के साथ भी उनके तस्वीर साझा किया और कई और नेताओं के साथ साझा किया। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। उधर पंजाब की जो स्थिति है, पंजाब की स्थिति कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर जो है ना, कांग्रेस जो है काफी हमलावर है और कांग्रेस के तरफ से काफी उन पर हमले भी किए जा रहे हैं। कांग्रेसियों का ये कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 4.5 साल, 4.25 साल तक जो है राज्य के मुख्यमंत्री रहे और अगर नई पार्टी बनाते हैं तो उनके लिए ये बहुत समझिए कि खराब होगा, उनकी स्थिति ठीक नहीं होगी और एक तरह से पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ ही धोखेबाजी होगी। अब देखना हुआ कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे की क्या रणनीति बनाते हैं, क्या कुछ करते हैं। लेकिन कांग्रेस की टेंशन तो फिलहाल बढ़ ही गई है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई भी पार्टी बनाते हैं, वो बीजेपी के साथ गठबंधन करे या न करे, तो कांग्रेस को वहां परेशानी होगी। कांग्रेस अभी जो है ना अगले चुनाव में जो है पूर्ण बहुमत से जीतने की स्थिति में बनी हुई थी। जिस तरह की उसकी घेराबंदी थी किसान आंदोलन को लेकर, जिस तरह से कांग्रेस ने वहां काम किया था। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर नई पार्टी बनाकर मैदान में जाते हैं तो कांग्रेस की परेशानी तो बढ़ेगी। उनके कांग्रेस के वोट में सेंध लगेगा और इसका असर जो है पंजाब की राजनीति पर भी पड़ेगा। देखना होगा कि आगे की क्या रणनीति कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना पाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कैप्टन की नई पार्टी, अमरिंदर ने संवाददाता सम्मेलन बुलाने की घोषणा की है जिसमें ये अटकलें कि आज नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं अमरिंदर।
अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में खोई हुई सत्ता पाने के लिए प्रतिज्ञा ले चुकी हैं। इस बात पर संदेह नहीं है कि प्रियंका गांधी ने यूपी में हुई हिंसा में जमीन पर उतरकर यूपी सरकार को लगातार निशाने पर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी में रैली के बाद उनके निशाने पर सीएम योगी का गढ़ गोरखपुर है। प्रियंका गांधी 31 अक्टूबर को गोरखपुर में रैली करेंगी। योगी को सत्ता से बेदखल करने के लिए प्रियंका गोरखपुर में हुंकार भरेंगी। प्रियंका गांधी ऐसे दिन गोरखपुर रैली करने जा रही हैं जब देश में पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी दादी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही होगी। गोरखपुर की रैली की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। गोरखपुर कांग्रेस महासचिव गोरखपुर में रैली करेंगी। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शुरुआत। यूपी में खोई सत्ता पाने की प्रियंका की प्रतिज्ञा। सरकार को लगातार निशाने पर ले रही प्रियंका। गोरखपुर रैली की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस महासचिव गोरखपुर में रैली करेंगी। यूपी में खोई सत्ता पाने की कोशिश प्रियंका गांधी की। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर इसकी शुरुआत होगी। सरकार को लगातार निशाने पर प्रियंका ले रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता घनश्याम चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम, अपनी दादी की पुण्यतिथि वाले दिन से शुरुआत करेंगी प्रियंका गांधी, हुंकार भरेंगी सीएम योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर करने की, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की और अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाने की। 30 साल लगभग समय हो चुका है जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है। बिल्कुल, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही ये एक प्रतिज्ञा यात्रा निकलना है जिसमें वो जनता के सामने कसम खाएगी कि हम जो ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, अगर हम सत्ता में आते हैं, अगर आप लोग हमें सत्ता में लाते हैं तो हम बेशक इस प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे, इसलिए हम कसम खाते हैं। इसी तर्ज पे पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभाओं को साधने के लिए अब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा निकलना है और इसका जो स्ट्रेटेजी कमेटी इनकी थी, स्ट्रेटेजी कमेटी ने ये पूरा इतना ड्राफ्ट तैयार किया है। किसान आंदोलन के चलते ये थोड़ा सा डिले भी हुआ हल्का सा, क्योंकि इसके पहले प्रियंका गांधी को वाराणसी से शुरू करना था लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार प्रियंका गांधी विपक्ष की एक जो लकीर है उसको जिस तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रही है, हर मुद्दों को टेकल करके उस पर राजनीतिक जो अपनी परिप्रेक्ष्य है वो पटल पे लाने की कोशिश कर रही है, उसको देखते हुए जो गोरखपुर में जो प्रतिज्ञा यात्रा का पहला जो रैली है वो गोरखपुर में जिस तरीके से हो रहा है, और वो सबसे बड़ी खास ये है कि उसी दिन जो है इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है, उनकी दादी की पुण्यतिथि, उस दिन वो हुंकार भरेंगी, वो महिलाओं के बीच में भी जाएंगी, वहां पे जनता के भी बीच में जाएंगे। तो इससे साफ जाहिर है कि एक बड़ा मैसेज कांग्रेस पार्टी देने में, शायद देने में वो सफल हो जाए, क्योंकि ऐसे सोचो वहीं से गोरखपुर में के ही सीएम योगी आदित्यनाथ है, वो उनका गढ़ है, वो उनका वहां पे क्षेत्र है, कर्मभूमि है। जन्मभूमि हालांकि नहीं है, लेकिन ये योगी का माना जाता है कि जो कर्म भूमि होती है वही सब कुछ होता है, वही गोरखनाथ मंदिर भी है। तो वहां से वो जनता के लिए हुंकार भरना और प्रतिज्ञा यात्रा करना कहीं एक दूर का मैसेज जाएगा इससे। और वो उसी दिन प्रियंका गांधी की दादी का जो पूर्व प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी जी का पुण्यतिथि भी है, तो उसमें ये देखने वाली बात होगी कि वो अपनी तर्कस भाषणों से किस तरीके से निशाना साधती हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है वो किससे छिपाया नहीं है। बहुत सालों बाद तक जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी जमीन पे जब खोई हुई जमीन पाने की कोशिश कर रही है, अभी लौटी नहीं है। उनका अभी जो मोटो था जब 2022 का
जो 2022 का चुनाव होगा और 2022 का जो इन्होंने प्लान किया था वो प्लान पिछले लोकसभा चुनाव में किया था। लोकसभा चुनाव में भी जब प्रियंका गांधी से इसके बारे में जब पूछा जाता था तो वो कहती थी कि हम लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए नहीं बल्कि हम 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में आए हैं। तो इसलिए उनके उस बयान को हम मेंशन कर रहे हैं कि उससे इसलिए ये भी खास हो जाता है कि वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपनी जो दरकती हुई जमीन थी, जो दरक गई थी, उसको किस तरीके से वो बचा पाने में और बचाने की कोशिश कर रही है, या फिर यही नहीं बचाने की कोशिश नहीं, उसको फिर से पाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में गोरखपुर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी का उभरना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी एक खतरे का निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार विपक्ष के हर उस मुद्दों को टैकल करके राजनीतिक तौर पे विरोध करना, चाहे उत्तर प्रदेश के कोई भी मामला हो, चाहे आगरा का मामला हो, लखीमपुर खीरी का मामला हो, लखनऊ के मामले हो, धरना प्रदर्शन देना। तो ऐसे में जिस तरीके से हर चीजों को लगातार लेकर के टैकल कर रही है प्रियंका गांधी और गोरखपुर से इसको शुरुआत करना, इसके पहले उनका जो विजन था माफ करिएगा वाराणसी से जो पीएम मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है, तो ये उनका पहले से ही कांग्रेस पार्टी का एक अपना पहले से ही इनका कोशिश था कि या फिर वो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से शुरुआत करेंगे या फिर गोरखपुर से शुरुआत करेंगे। हालांकि गोरखपुर से ये तय हो गया है। किसान आंदोलन जो चल रहा था, किसान आंदोलन के चलते वो लगातार मुखर थी सरकार के खिलाफ, उनके बीच में थी। ऐसे में तो वो टल करके थोड़ा सा लेट हुआ है कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा, लेकिन वहां पे जाकर के साफ तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक लोग बता रहे हैं कि इस रैली में साफ होगा कि हम 8 ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे उन जनता के बीच में, जिन प्रतिज्ञा को उनके बीच में हम कसम खाएंगे कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो उस 8 प्रतिज्ञाओं को हम बखूबी निर्वहन करेंगे, निभाएंगे और जनता से किया हुआ वादा को पूरा करेंगे। तो ऐसे में 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि प्रियंका गांधी के गोरखपुर दौरे से। जी बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें प्रियंका गोरखपुर में हुंकार भरेंगी, कांग्रेस महासचिव गोरखपुर से करेंगी रैली। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए कांग्रेस बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के अलावा महिलाओं को अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर रही है। संगठन चुनाव के तहत सदस्यता अभियान के दौरान इन वर्गों पर खास ध्यान दिया जाएगा ताकि उनकी पीड़ा को पार्टी अपने साथ जोड़ सके। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई पार्टी बैठक महासचिव व प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक के बाद पार्टी ने सरकार के खिलाफ बड़ी वैचारिक लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। इसके लिए छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक प्रशिक्षित किया जाएगा, वे भाजपा के दुष्प्रचार का जवाब दे सकें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, अगर बात की जाए कांग्रेस की बैठक की, जो बैठक हाल ही में संपन्न हुई है, उसमें बहुत सारे बिंदु सामने आए, जहां एक और अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा गया, अपने पदाधिकारियों से कहा गया कि अपने निजी सोच के लिए या निजी सम्मान के लिए कांग्रेस को नुकसान ना पहुंचाया जाए। वहीं एक ये बात भी कि अगर बीजेपी का सामना करना है तो मिलकर करना पड़ेगा और झूठ का पर्दाफाश करना होगा। ये बिल्कुल जो है, ये कांग्रेस की जो कल की जो बैठक थी, सोनिया गांधी जी इसको प्रिजाइड कर रही थी, उसमें उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने एक बात को स्वीकार भी किया कि कांग्रेस के पार्टी जो भी जिस ढर्रे पर चल रही है उसमें कांग्रेस की कमजोरी के लिए कांग्रेसी ही जिम्मेदार है। ये एक बड़ी बात है। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखने के लिए बहुत सारे नेता इसमें काम करते दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी युद्ध स्तर पर पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी और संघ के लोग जिस तरह का झूठ फैलाकर देश में राजनीति कर रहे हैं, उस झूठ का काउंटर कांग्रेसी नहीं कर पा रहे हैं। ये सोनिया गांधी का यह बयान जो है ना, चुभने वाला था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये दिखाई भी पड़ता है देश में कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लीजिए तो वो तमाम मुद्दों पर, देश और राष्ट्र और आम आदमी के मुद्दों पर लड़ाई तो लड़ते दिखते हैं, लेकिन उनका साथ कोई कांग्रेसी नहीं दे रहा। इसी वजह से जो है सोनिया गांधी ने कांग्रेसियों को ये
संवाद देने की कोशिश की थी। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, अब कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया और उस मास्टर प्लान के भीतर जो बातें कही गई है वो भी कई तरह की बातें हैं, लेकिन उसमें से 2-3 बातें काफी महत्वपूर्ण है। उसमें एक बात तो ये है कि जो आने वाले चुनाव हैं, 2022 के चुनाव हो या 2024 के लोकसभा चुनाव हो, उसके लिए जो है दलित समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो है ना समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, इसके बाद अल्पसंख्यक समाज है, उसमें पार्टी के नेताओं को जाने की बात कही गई, उसकी सदस्यता उसको दिलाने की बात कही गई। और सोनिया गांधी ने साफ साफ कहा कि अगर इस कम्युनिटी के भीतर पार्टी की बढ़त नहीं बढ़ती है, पार्टी की उसमें जो है समझिए उनकी सदस्यता नहीं बढ़ती है, उनकी पहुंच नहीं होती है, तो कांग्रेस को काफी नुकसान होगा, फिर कांग्रेस को उठना काफी मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस का पहले जो भी जनाधार था वही ब्राह्मण, मुसलमान और समझिए दलित समाज के लोग थे, जो क्षेत्रीय पार्टियों के आने के बाद जो है ना इसमें कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ है। 1 नवंबर से जो है पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत होनी है और जाहिर सी बात है कि सोनिया गांधी ने जो भी कहा है उस सदस्यता अभियान के को केंद्र में रखकर ही कहा है कि अब जो सदस्य बनाया जाए उसमें कई कंडीशन भी लगाए गए, लेकिन ये है कि ये दलित समुदाय जो है, अल्पसंख्यक समुदाय जो है और आदिवासी समुदाय जो है, इसके बीच में पार्टी की पहुंच होनी चाहिए, यही उसका आधार होगा। तो ये जो है ना, अब ये आधार बनाने के पीछे कई कारण है। क्षेत्रीय पार्टी इससे काफी परेशान हो सकती है। अगर कांग्रेस यहाँ पर मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है क्षेत्रीय पार्टी कमजोर होगी, बीजेपी को भी धक्का लग सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि ये मास्टर प्लान तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करते नहीं दिखते हैं, इसका लाभ कितना होगा पार्टी को, ये देखना पड़ेगा। लेकिन जो भी कांग्रेस अभी रिवाइवल की स्थिति में है, तमाम तरह के झगड़े भी कई राज्यों में चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में पार्टी कितना संगठित होकर आगे के लिए काम करती है, ये देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अखिलेश। तो आपको बता दें, कांग्रेस का मास्टर प्लान महिलाओं को अपने साथ जोड़ने की तैयारी। एमपी में 1 लोकसभा 3 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसकी मतगणना 2 नवंबर को की जाएगी। इसको लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पूरी हो गई है। मतदान स्थलों पर सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। आज उपचुनाव का प्रचार थम जाएगा। पहली बार हो रहा 48 घंटे की जगह 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार थमेगा। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जहां पृथ्वीपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खंडवा के कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। एक लोकसभा और 3 विधानसभा के लिए मतदान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आज उपचुनाव का प्रचार थम जाएगा। अगर बात की जाए कांग्रेस और बीजेपी की, तो दोनों ही आखिरी दमखम लगा रही हैं अपना, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा एक जगह पर जहां आज चुनाव प्रचार करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं कमलनाथ दूसरी जगह पर जनसभा करते नजर आएंगे। बिल्कुल शिवाली, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 4 सीटों पे और जिस प्रकार से उपचुनाव हैं, और दोनों ही राजनीति पार्टी की बात की जाए तो दोनों ही राजनीति पार्टी अंतिम चुनाव प्रचार के दौर पे अपना दम बलखम लगा रही। क्योंकि बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जहाँ पृथ्वीपुर में बड़ी सभा कर रहे हैं। क्योंकि बात की जाए चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग ने पहली बार ऐसा हुआ जहां 48 घंटे के जगह 72 घंटे का जो चुनाव प्रचार है वो थाम दिया। यानी देखने वाली बात है कि आज शाम 5 बजे से ही जो आचार संहिता है वो चुनाव प्रचार वाली वो लग जाएगी। यानी अब जो चुनावी क्षेत्र है वहाँ पर प्रचार राजनीति पार्टी नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ, वो आज खंडवा में बड़ी सभा कर रहे हैं, जिसके देखने वाली बात है कि गुर्जर समाज को साधने के लिए सचिन पायलट भी मंच साझा करते नजर आएंगे। मगर दोनों ही पार्टी की बात की जाए तो जहां बीजेपी पार्टी आज 5 बजे के बाद जब चुनाव की जो प्रचार है वो थम जाएगा, उसके बाद दोनों ही पार्टी अलग अलग जो रणनीति
रणनीति तय की गई है उस पर काम करेगी। मगर बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी माइक्रो जो रणनीति तैयार की गई है उस पर फोकस करते नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और जो मंत्री हैं वो लगातार जमीनी स्तर पर लगे हुए हैं। और बात की जाए पूरे माइक्रो मैनेजमेंट की, तो माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए अब जब प्रचार थम जाएगा उसके बाद बीजेपी पार्टी के जो प्रभारी मंत्रियों की बात की जाए, मंत्रिमंडल की बात की जाए, पदाधिकारी की बात की जाए, प्रत्याशी की बात की जाए, तो तमाम डोर टू डोर जाके जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही रणनीति की बात की जाए तो जो हितग्राही हैं जिनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बार सम्मान किया है और जो गरीब कल्याण योजना के तहत हितग्राही की सूची में आए थे, उनसे लगातार जो मंत्री हैं, जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो डोर टू डोर जाएंगे, मुलाकात करेंगे और वोट डालने की अपील करते नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी इस बार महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर सामने आई है। जब ये पूरा प्रचार थम जाएगा 5 बजे के बाद, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं जिनको जवाबदारी सौंपी गई है, जो पूर्व मंत्री हैं, वो अब लोगों के बीच में जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे और महंगाई और भ्रष्टाचार प्रदेश में उसको लेके प्रदेश सरकार के खिलाफ बताते नजर आएंगे और वोट मांगते नजर आएंगे। मगर बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो जिस प्रकार से डोर टू डोर अभियान आज 5 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा बीजेपी पार्टी का, मगर उसमें प्रदेश सरकार की तमाम जो योजना है जिनसे लोगों को लाभ हुआ है उनको बताते बीजेपी नजर आएगी। यानी देखने वाली बात है कि दोनों ही पार्टी अब जमीनी स्तर पर तो पहले से ही जुट गई थी, मगर अब डोर टू डोर जाके लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और दोनों ही पार्टी एक दूसरे के बारे में बताते नजर आएंगे, खामियां बताते नजर आएंगे। अब देखना होगा कि जिस प्रकार से एक लोकसभा सीट की बात की जाए और 3 विधानसभा सीट की बात की जाए तो चारों सीट में उपचुनाव है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस पार्टी को वोट डाल के बहुमत से जिताती है। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसे में विवेक, ये सवाल भी उठता है कि जिस तरह से हमेशा 48 घंटों के पहले ये रोका जाता था, प्रचार जो है 48 घंटों के बाद का होता था, और इस बार 72 घंटे, ये समय सीमा क्यों बढ़ाई गई? बिल्कुल शिवाली, बात की जाए चुनाव आयोग की तो चुनाव आयोग पहले जो चुनाव का जो प्रचार है वो 48 घंटे पहले थाम दिया जाता था, मगर इस बार उसको बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया है। क्योंकि बात की जाए चुनावी क्षेत्रों की तो जहां चुनाव होते हैं वहां पे कई किस्म की सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए या बात की जाए आचार संहिता के उल्लंघन की बात की जाए, तो तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस बार चुनाव आयोग ने जो 48 घंटे हैं उसकी जगह 72 घंटे कर दिया, जिसमें दोनों ही राजनीतिक पार्टी सक्रिय हो जाए और आचार संहिता का उल्लंघन ना हो पाए। मगर बात की जाए चुनाव आयोग की तो जहां चुनाव आयोग जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, वहीं जो सीसीटीवी कैमरे हैं, ड्रोन की बात की जाए तो तमाम चीजों के जरिए जो उपचुनाव की सीट है वहां पर पैनी नजर रख रही है और जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात है, जिससे आचार संहिता का जो उल्लंघन है वो ना हो पाए। मगर चुनाव आयोग की ओर बात की जाए तो जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने ये पूरे उपचुनाव को लेकर जो अधिकारी को ट्रेनिंग दी गई थी, तो उसमें तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की गई थी, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन राजनीतिक पार्टी ना कर पाए और विशेष फोकस रहे। तो इसके चलते बात की जाए 48 घंटे की जगह 72 घंटे इस बार प्रचार थमा रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए विवेक। तो आपको बता दें कि आज उपचुनाव का प्रचार थम जाएगा। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के लिए मतदान होना है। 30 अक्टूबर को मतदान, 2 नवंबर को मत करना।